हेलो एवरीवन, मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदू पेपर एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में और उसके बाद हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। So this is Saturday, March 26, 2022 paper. Okay, newspaper The Hindu, Delhi edition. Fine. So let's identify the main news. Peace in border areas are key to normal ties India tells China. Okay, Chinese जो FM है फॉरेन मिनिस्टर उनका एक सीक्रेट विजिट हुआ इंडिया में और इंडिया ने क्या अपना पक्ष रखा है कि बॉर्डर एरियाज में जब तक आपका पीस नहीं होगा तब तक इंडिया और चाइना का नॉर्मल टाइज नहीं होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वैंग वी होल्ड टॉक्स विद जयशंकर एंड डोवाल बट साइंस नो जॉइंट एग्रीमेंट, राइट। उसके अलावा फर्स्ट पेज पे कोई खास न्यूज़ है नहीं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। एक ये है आउटकम बजट, एक टर्म है, हम लोग देखेंगे एनालिसिस के समय क्या होता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे भी कुछ नहीं है, इस पेज पे भी कुछ खास नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पेज पे भी कुछ खास नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एक ये है कुछ दिनों पहले जब शायद मार्च 15 को सेलिब्रेट किया गया, यूएन ने अडॉप्ट किया था कि उसे डे ऑफ इस्लामोफोबिया माना जाएगा, डे ऑफ ये प्रोटेक्शन फ्रॉम इस्लामोफोबिया, ठीक है। यहाँ लिखा मार्च इंटरनेशनल डे फॉर कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ठीक है। तो उस दिन इंडिया ने अपना स्टांस रखा था, तो उसी को लेके आर्टिकल है कि और क्या क्या इंडिया रख सकता था। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेंगे ऊपर ऊपर से क्या है, ठीक है। हार्ट टर्निंग माइलस्टोन, अगेन ये वही है कि इंडिया को अपना FTAs स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक्सपेडाइट करना चाहिए, ना कि रूबल ट्रेड को का सिग्नल्स पे ही सिर्फ रहना चाहिए, मतलब हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। ये भी बस एक सजेस्टिव आर्टिकल है तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के लिए, बट स्टिल ऊपर ऊपर से देख लेंगे। तो उसके बाद आते हैं अगला पे, न्यू एजा IPL इज मोर मनी मेकिंग मशीन एंड इज लाइकली टू थ्रो अप न्यू स्टार, ठीक है यार, इससे एग्जाम में नहीं आएगा। फोर्जिंग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा, टेक्निकल टर्म है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये भी आइडिया बेस्ड ही होगा, आइडिया बेस्ड है, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता था और क्या इसमें कमी है, ये जो नया आया ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी देखेंगे, बट इसको देखना होगा थोड़ा सा ठीक से। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर क्वेश्चन आता भी है मेंस में तो ओवरऑल डेटा आर्किटेक्चर पे आएगा, ना कि ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी यूज एंड पॉलिसी पे आएगा। तो क्या हम लोग उसका वहाँ पे थोड़ा मोड़ा 2-3 पॉइंट यहाँ से उठा के लिख सकते हैं, विल सी। उसके बाद इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज पे भी कुछ खास नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इस पेज पे भी कुछ खास नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पेज पे भी नहीं ही होगा। एक ये है न्यूज़ की एक्स्ट्रा टाइम फॉर UPSC एग्जाम नॉट फिजिबल, गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड लाइंस पे हर साल का यही है इनका कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो न्यूज़। उसके बाद US गए हैं, जो बाइडन गए हैं पोलैंड, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। और ये जो है, अब ये देखिए किस तरह से डर बैठाया जाता है। इफ़ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिजॉर्ट्स टू केमिकल वेपन, ठीक है। बाइडन वांट्स नाटो दैट नाटो वुड respond if Vladimir Putin resorts to chemical weapon. Okay, they are bringing in the terms to just create a havoc among public. Okay, chemical weapon, biological weapon. Nobody totally understands what kind of weapon is this. The general public I'm talking about. आम आदमी इसको उतना अच्छा से समझते नहीं, इसलिए इससे डर बैठाया जाता है ताकि इनका एजेंडा जाके इनका ट्रेड बढ़ता रहे, ठीक है। उसके अलावा कुछ खास तो इस पेज पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस पेज पे देखते हैं, एक ये है हाउतीज़ का अगेन आ रहा है, तो यमन में है, आपको पता ही है, हर दूसरा तीसरा दिन आता है। F1 ट्रैक को उड़ा दिया, F1 ट्रैक के बगल में जो ऑयल डिपो था उसको उड़ा दिया, अगेन एक्सपेक्टेड था। फ्यूल प्राइसेस राइजिंग ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो फ्यूल का जो प्राइस है वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते राइज कर रहा, ऑब्वियसली 100-125 डॉलर पर बैरल हो गया था, तो उस केस में यहाँ भी तो राइस पॉसिबल था ही, लेकिन बीच में क्या किया था, बीच में इलेक्शंस था इसीलिए रोक के रखा हुआ था, वो राइज कर रहा है। ये जियो टैगिंग का रूल्स आया है नया, देखेंगे इसको शॉर्ट में ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स पेज पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिख नहीं रहा है। ओके, एक ये है न्यूज़, वुमेन IPL ऑन द एनविल, BCCI प्लान टू लॉन्च इट नेक्स्ट ईयर, बस यही जानना है कि अगले साल हो सकता है। इट इज़ नॉट श्योर नाउ कि अभी होगा ही, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। Okay, with this we end today's news identification and let's move towards today's news analysis. So in this news about the peace in border areas,
की टू नॉर्मलाइज इंडिया टेस्ट चाइना। ओके, तो इंडिया इज टेलिंग चाइना डैट बॉर्डर एरिया पे शांति स्थापित करें, तभी हमारा जो टाइज है, हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो नॉर्मल हो पाएगा। पता ही है हमें बॉर्डर एरियाज का डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है। अगर हम लोग मैप ड्रॉ करें, राइट, तो कुछ ऐसे करके मैप है इंडिया का। ओके, तो डिस्प्यूटेड एरिया, तो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया यही वाला है, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ पे है आपका कुछ एरिया, यहाँ पे अक्साई चीन पकड़े हुए हैं, पैंगोंग सो लेक है, ये सब कुछ पकड़े हुए हैं, तो ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड है। फिर कुछ कुछ यहाँ पे एरिया डिस्प्यूटेड है इस सेक्टर में। यहाँ पे इस सेक्टर में सबसे कम डिस्प्यूट है, ठीक है, इधर साइड। यहाँ पे तो अक्साई चीन ही डिस्प्यूट में है। हम मेजर एरियाज की बात करें हम लोग, ठीक है। अक्साई चीन डिस्प्यूट में है, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही ये सब डिस्प्यूटेड मानता है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, उसके अलावा तिब्बत का एरिया को डिस्प्यूटेड मानता है इंडिया के साथ। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो खैर इंडिया तो तिब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी, चाइना का पार्ट है, तो मोर और लेस ये है। तो जब तक ये इश्यूज़ क्लियर नहीं हो जाते हैं, जब तक ये पीस नहीं होता बॉर्डर एरिया पे, इशू क्लियर का बात नहीं, पीस जब तक शांति स्थापित नहीं होती है तब तक नॉर्मलाइज नहीं होंगे, ठीक है। ख़त्म। पेज नंबर 1 पर कुछ नहीं। आउटकम बजट का एक है ये। तो आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम बजट, ओके। आउटकम बजट मतलब जैसा आउटकम आया वैसा जो है आपका बजटरी अलोकेशंस होगा, ठीक है। तो आउटकम के लिए क्या चाहिए हमको? क्वांटिफाइड रिजल्ट्स, ओके, ऑफ प्रीवियस एक्सपेंडिचर। पहले कितना खर्च हुआ है उसका क्वांटिफाइड रिजल्ट चाहिए। जैसे कि मान लो तुम्हारा कितना खर्च हुआ एजुकेशन पे, तो उसके अंडर में कुछ हम लोग ने ये पैरामीटर्स ले लिया, जैसे कि एनरोलमेंट रेशियो क्या है, कितना बिल्डिंग्स एजुकेशन का बन सका, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है, स्टूडेंट का पास परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ हम लोग ले लिया। तो वो उस पर अब हम लोग देखेंगे कि हाँ इन सब पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्मेंस हुआ। अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ होगा तो और खर्च करेंगे जो अपने टारगेट को मीट करने में। अगर ख़राब परफॉर्मेंस हुआ होगा तो देखेंगे क्यों ख़राब हुआ, और उस हिसाब से फिर हम लोग चेंजेस करके उसी हिसाब से हम लोग फाइनली चेंज करके और खर्च को उस हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है आउटकम। तो आउटकम क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड होता है। जिस तरह रिपोर्ट कार्ड आने पर हम लोग देखते हैं ना किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग काम करते हैं। बस उसी तरह आउटकम बजट भी है, ओके। इस पेज पे बाकी कुछ है नहीं खास। इस पेज पे तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं है। इस पे भी कुछ नहीं है, ओके। इस पेज पे भी कुछ नहीं। एडिटोरियल हमेशा की तरह लास्ट में किया जाएगा। पहले न्यूज़ देख लेते क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा है नहीं। ये सब तो वही है। आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ खास है नहीं, इधर भी कुछ खास नहीं है। एक ये था क्या, ऑनलाइन वोटिंग फॉर NRI इज अंडर कंसिडरेशन सेज किरण रिजिजू। विल सी एज एन व्हेन द न्यूज़ डेवलप। जैसे जैसे न्यूज़ डेवलप करते हैं वैसे वैसे हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये सिर्फ कंसिडरेशन में, इसलिए ज़्यादा इस पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं इस न्यूज़ पे, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे खास था नहीं, इस पेज पे भी नहीं था। ये हम लोग बात कर ही चुके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाला, तो इस पर कुछ है नहीं खास, ठीक है। ये भी हम लोग बात कर ही चुके ये दोनों न्यूज़ का, ओके। सब एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहा है, किसी को पीस नहीं चाहिए, 1 महीना से ऊपर से लड़ाई चल रहा है, ठीक है। ये भी बात कर ही चुकी। या ये वाला एक इंपॉर्टेंट था, RBI सेट जियो टैगिंग रूल्स फॉर पेमेंट टच पॉइंट, ठीक है। पेमेंट के टच पॉइंट पे क्या कहा RBI ने? जियो टैगिंग करेगा। जियो टैगिंग मतलब उसका लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ पेमेंट टच पॉइंट वो क्या किया जाएगा? पेमेंट डेटा में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। कहाँ से पेमेंट हुआ है, ओके, किया जाएगा, ओके। और कैसे किया जाएगा? जियो टैगिंग के मदद से किया जाएगा, मतलब उसको मैप पे टैग कर देगा। इससे क्या होगा? डिपेंड होगा डिजिटल पेमेंट, क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि हाँ ठीक काम कर रहा है। पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्राइडे रिलीज अ फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शंस इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू बैंक एंड नॉन बैंक। देखो गौर से देखो, बैंक को भी और नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, ठीक है, टू मेंटेन एंड सबमिट टू जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ देयर टच पॉइंट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो बैंक और नॉन बैंक को क्या बोला है कि जोग्राफिकल लोकेशन जो भी है आपका, उसका जो है आपका टच पॉइंट जो भी है उसका जोग्राफिकल लोकेशन का आप हमको लिस्ट भेजिए, उसको अपडेट कर करके समय समय पर अपडेट करते रहिए। ये क्या करेगा? डिपनिंग करेगा डिजिटल पेमेंट को। RBI ने कहा है all the citizen time when their payment ecosystem is in India has witnessed rapid developments in with a bouquet of payment system platforms
products, services available to consumer. Robust infrastructure. To achieve this objective, it is imperative that robust payment acceptance infrastructure is available and accessible across the length and breadth of the country. Geo-tagging payment system टच पॉइंट विल इनेबल प्रॉपर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो जियो टैगिंग से क्या होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल्स एंड क्विक रिस्पॉन्स कोड, फाइन। इन टर्न सच मॉनिटरिंग विल सपोर्ट पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेटा ड्रिवन, इसको लिखो डेटा ड्रिवन पॉलिसी, ओके, इंटरवेंशंस, फाइन। ये इसका फ़ायदा रहेगा। और एक तो है ही कि डिपेंड, क्या डिपेंड करेगा, डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, फाइन। आगे देख लेते, आगे तो कुछ खास न्यूज़ था नहीं एज पर एज आई रिमेंबर, ओके। सो फाइन, वी आर डन विद इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, ये एक न्यूज़ था ना, हाँ, बीसीसीआई प्लान टू लॉन्च नेक्स्ट ईयर वुमेन आईपीएल। कुछ है नहीं इसमें, इसमें क्या बोले, जब होगा तो देखा जाएगा, फाइन। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा एडिटोरियल एनालिसिस की ओर। लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल एनालिसिस। सो वी आर गोइंग टू द एडिटोरियल, यस, हियर आर द 3 एडिटोरियल्स दैट वी नीड टू डू। नाउ विल डू द फर्स्ट एडिटोरियल फर्स्ट, द मेजर वन, ओके। नाउ लेट्स सी, मार्च 15 को, ठीक है, यूएन ने क्या डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत कम चांसेस से आने का, बहुत आएगा तो यही आएगा मार्च 15 को क्या डिक्लेयर किया गया, इससे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसने कहा है कि पाकिस्तान के जब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात को रखा कि हमने ड्यू कंसिडरेशन के बाद ऐसा ऐसा डिसीजन लिया और आप भी इसे माने, तो उन्होंने बताया कि कंसेशन, तो उसमें क्या हुआ कि उसको मानने के लिए बहुत सारा कंसेशंस लेना पड़ा ओआईसी को। मतलब कि ओआईसी को जो है ना, अपना जो एक्चुअल ड्राफ्ट था उसमें बहुत सारा चेंजेस करना पड़ा, तब जाके यूनाइटेड नेशन ने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। यही इतना दूर में यहाँ से यहाँ तक में यही लिखा है, ठीक है। इंडिया का स्टैंस का क्या है, इंडिया का स्टैंस क्या था, यहाँ था, TS Triple exercise his right to explain India's stance. In a statement criticizing the resolution has attracted media attention. The fact यहाँ तो एटलीस्ट इंडिया एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन हैज बिकम समवॉट ऑब्सक्योर, ठीक है। इंडिया बेसिक कंटेंशन वाज इनकैप्सुलेटेड इन दिस वर्ड, इट इज़ द टाइम दैट वी एक्नॉलेज द प्रेवलेंस ऑफ रिलीजियोफोबिया, ठीक है। ये क्या बोला, रिलीजियोफोबिया की बात कर रहा है, ना कि इस्लामिक की। एक रिलीजन नहीं, हर रिलीजन के साथ ऐसा हो रहा है, इनका कहना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अब्राहमिक फेथ के साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन नॉन अब्राहमिक फेथ के साथ भी ऐसा हो रहा है। डिस्क्रिमिनेटली प्रेजुडाइज एंड वायलेंट एक्ट्स हैव टेकन प्लेस एज मेंशन बाय मिस्टर त्रिमूर्ति, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है कि सबके साथ होता है, बुद्धिस्ट के साथ होता है, जैन के साथ होता है, हिंदूज के साथ होता है, क्रिश्चियंस के साथ होता है, सबके साथ होता है। तो सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही नहीं, इस्लामिक कम्युनिटी के साथ ही नहीं, मतलब कि बल्कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए ज़रूरत क्या है, रिलीजियोफोबिया के अगेंस्ट लड़ने की, ना कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट। ऑथर कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात बोला इन्होंने, लेकिन एक चीज़ ये मिस कर गए, वो मिस क्या कर गए, रेफरेंस टू इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। क्यों मिस कर गए, वी डोंट नो, बट ऑथर का कहना है कि त्रिमूर्ति इंटरवेंशन वाज रेफरेंस टू इंडियन मुस्लिम्स, ये इन्हें मेंशन करना चाहिए था ऑथर का कहना है, क्योंकि मुस्लिम एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है इंडिया में, और यही इंडिया का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फैब्रिक है, उसको यही सारी कम्युनिटी मिल के बनाते हैं, तो किसी एक कम्युनिटी को छोड़ना उचित नहीं है। ही कुड हैव स्पेसिफिकली एडेड दैट इंडिया कैन नॉट बी कंसर्न्ड विद इस्लामोफोबिया बिकॉज मुस्लिम्स फॉर्म सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज प्लूरल सोसाइटी, ठीक है। तो ये कह सकते थे कि इंडिया का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं, क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि हमारी सोसाइटी का तो मुस्लिम बहुत बड़ा पार्ट है, सब्सटेंशियल पार्ट है, तो हमारे यहाँ थोड़ी ना इस्लामोफोबिया है। और ये क्या करता है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है, हमारी गवर्नमेंट का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको और भी फ्रूटिफाई करता है, और भी ज़्यादा बेहतर रूप से प्रेजेंट करता है इंटरनेशनल स्केल पर। द EU के साथ क्या प्रॉब्लम है, देखो हम लोग तो, हमारा सेकुलरिज्म अलग है, EU का सेकुलरिज्म मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ का थोड़ा सा अलग है, तो इंडिविजुअल रिलीजन और फ्रीडम पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन पे नहीं उतना, ठीक है। और हमारे यहाँ दूसरा है, ठीक है। यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। चाइना का पोजीशन अब यहाँ देखिए, चाइना जो है क्या किया, चाइना इसमें सपोर्ट किया है, किसको सपोर्ट किया है, रेजोल्यूशन को, ठीक है। ऑल्दो क्या है, ऑल्दो ये है कि युगर मुस्लिम जो है, मुस्लिम्स के साथ कितना बुरा हो रहा है पूरा वर्ल्ड जानती है इस बात को, फिर भी सपोर्ट किया है रेजोल्यूशन को, ओआईसी के रेजोल्यूशन को, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। तो ये एक हिपोक्रेटिक स्टैंस है, ठीक है। और चाइना ऐसा करने में हमेशा ही चाइना ऐसा करता रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं थी। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस एंड इट इज़ ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, राइट। सो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, आप इसे गिव इट अ रीड, देयर इज नथिंग मच इन दिस आर्टिकल, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द अदर आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लेट्स सी, इनका कहना है कि देखो हमारा एक्सपोर्ट्स जो है मर्चेंडाइज का, गुड्स का, कितना हो गया, ऑलमोस्ट 400 बिलियन डॉलर्स हो गया है। एक्सपोर्ट्स सर्विसेज का करीब 250 बिलियन डॉलर है, और इंपोर्ट्स करीब कितना है, 750 बिलियन डॉलर्स है। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, -100 बिलियन डॉलर्स का हमारा चल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, -100 बिलियन डॉलर का, मतलब हम लोग कर्ज पे है, ओके। नाउ ये कह रहा है कि जो 400 बिलियन डॉलर का हमने टारगेट क्रॉस किया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें मेन कौन है, पेट्रोलियम है और अदर स्टैंडर्ड पेट्रोल, ये सब है। जैसे ऑयल प्राइसेस में सर्ज हुआ तो इनमें भी सर्ज हुआ, और उसके कारण जो है हमारा ये बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। ये सब बातें सही लगती है सुनने में, ओके। पर प्रॉब्लम क्या है कि अब आर्टिकल ये कहना चाहता है ना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें FTAs पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे। वाई दिस वुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, दिस वुड लीड टू पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके, ना कि। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया रूपी रूबल मैकेनिज्म के देख रहा है। तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि हम लोग सिर्फ एक कंट्री के साथ करेंगे, और वो भी बहुत लिमिटेड वे में। लेकिन जैसे हम FTAs बहुत सारे कंट्री के साथ साइन कर लेंगे तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो, एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो, ट्रेड पोर्टफोलियो, जिसको ज़्यादा बेहतर होगा कहना। तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल, ज़्यादा ऑटोनॉमी महसूस करेगा इसमें। यही है इस आर्टिकल में, ज़्यादा कुछ है नहीं, गिव इट अ रीड। अगर कुछ होता है सब तो मैं बता देता, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ, राइट। नाउ लेट्स सी वन मोर आर्टिकल। This is something we need to read, okay. Now let's see, it is about social contract thing. It is also an idea based article that, okay, this is the draft data accessibility and use policy, okay. It is silent on these things, silent on norms, rules and mechanism to bring to fruition its vision and how it can be done. It is written this only, ठीक है। ये सब शुरू में बात बताया है कि गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस किया, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, no need to read. If you want to read you can read, but there is nothing there. Now incomplete norms, first part. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अनलॉक द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक सेक्टर डेटा, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या है कि अनलॉक करेंगे वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर डेटा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ड्राफ्ट पॉलिसी साइलेंट है, नॉर्म्स, रूल्स और मैकेनिज्म टू ब्रिंग इन दिस विजन, कैसे इसको इंप्लीमेंट करेगा, उसका नॉर्म्स क्या होगा, रूल्स क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, उस पर कुछ नहीं बात बताया, ठीक है। दूसरा है इंश्योरिंग ग्रेटर सिटीजन अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट विद ओपन डेटा इज मेंशन एज अ कोर ऑब्जेक्टिव, कि सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा, उनका एंगेजमेंट होगा ओपन डेटा के साथ, ये सब मेंशन है कोर ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। लेकिन फिर वही परेशानी है कि, और ये किससे कन्फाइंड है, नॉन पर्सनल डेटा से ही कन्फाइंड होगा, पर्सनल डेटा से नहीं, ठीक है। लेकिन परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि फिर ये RTI का मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ पे। RTI के अंदर जैसे ही आएगा तो फिर हमें पर्सनल डेटा का भी काम पड़ सकता है, ठीक है। तो RTI को या तो ये टूथलेस टाइगर करेगा या फिर ये पर्सनल डेटा को यूज़ करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आने से क्या हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ लिखा है इथिकल एंड प्रोसीजर डायलेमा होगा, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि थोड़ा सा पर्सनल डेटा को भी यूज़ करने दे, ओके। Okay, then let's see this. Let's move further. Okay, to balance privacy risk, ठीक है। तो बैलेंस करना पड़ा प्राइवेसी एंड रिस्क, डेटा विथ मिस यूज ऑफ विद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कंसिडरेशन, वही बड़ी बड़ी बातें हैं कि फिर इससे जो है करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्राइवेसी को आपस में बैलेंस करना पड़ेगा। थर्ड पे आ जाता है सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट डेटा शेयरिंग फॉर सिटीजन सर्विस, द ड्राफ्ट पॉलिसी highlights that approved data inventories will be federated into government wide searchable database, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट वाइड सर्चेबल डेटाबेस बनाया जाए, किसके लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेटा के लिए, ठीक है। गिवन दैट सिटीजन डेटा सेट्स जनरेटेड ड्यूरिंग सर्विस डिलीवरी कंटेंट पर्सनल आइडेंटिफायर्स,
अजम्पशन हियर सीम्स टू बी एडहेरेंस, मतलब पर्सनल आइडेंटिफायर तो होता ही, तो इसका मतलब है कि जो डेटा शेयरिंग होगा वो पर्सनल नहीं होगा, यहाँ पे अज्यूम किया जा सकता है, उसको एनोनमाइजेशन करने के बाद ही जो है उसको भेजा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, बट इवन इन द केस ऑफ एनोनमाइज सिटीजन एनोनिमाइज्ड सिटीजन डेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैन पोज सीरियस रिस्क टू ग्रुप प्राइवेसी, ठीक है। तो दूसरा पहला तो था इंडिविजुअल प्राइवेसी का खतरा, ठीक है, और दूसरा जो क्या है, दूसरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में ग्रुप प्राइवेसी का खतरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे फिल्टरिंग ऑफ ग्रुप किया जा सकता है कि अच्छा इस तरह का आदमी जो है ऐसा इसका चॉइसेस है, इस तरह का आदमी का ऐसा प्रेफरेंसेस है, ठीक है, मेल का ऐसा है, फीमेल का ऐसा है। अगर ये भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो डेटा होगा कि हाँ इतना परसेंट आदमी का ये चॉइस सेट है, तो इससे भी आपका क्या होता है, एक ग्रुप का प्राइवेसी इससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इंडिया में क्या है, कोई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है नहीं, तो इसके चलते ये इसको रोकथाम करना भविष्य में और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं सीधा, चौथा पॉइंट पे। ये क्या कहता है, गवर्नमेंट एजेंसी को ओनर बनाएगा किसका, डेटा सेट्स का, है ना, दे हैव कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड, ठीक है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डेटा जनरेट कौन करता है, ज़्यादातर प्राइवेट इंटरप्राइजेस प्राइवेट कंपनीज कर रही है, और मालिक कौन बनेगा, गवर्नमेंट बन जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इसका ज़्यादा जिसका इम्पैक्टफुल होगा, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज आर कास्ट एज ओनर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। डेटा जब भी गवर्नमेंट एजेंसी को पब्लिक सेक्टर डेटा का मालिक बनाया जाता है, इसका मतलब है कि उनके पास एक तरह से राइट ही हो गया किस चीज़ का, तो डिटरमाइन करने का कि कैसे डेटा को क्लासीफाई करना, ओपन, रेस्ट्रिक्टेड और नॉन शेयरेबल, मतलब डेफिनेशन ऑफ टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। ये किसके एम्बिट में चला गया, गवर्नमेंट के एम्बिट में चला गया, और इसके कारण जो है इसको पावर मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, डेटा ट्रस्टीशिप, ओके, यहाँ पे बोल रहा है ट्रस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, चाहिए, जिसमें डेटा एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे डेटा क्लासिफिकेशन और ये गिवन लाइंस पे हो, ऐसा नहीं हो कि एब्रप्ट हो, ठीक है, कुछ उसके पीछे एक गिवन प्रिंसिपल हो, ठीक है। और चौथा बात है कि इन करेंट पांचवा है कॉन्टेक्स्ट, मोस्ट वैल्यूएबल डाटा रिसोर्सेज आर हेल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास डाटा होता है, ठीक है। Increasingly evident to policymakers that socio-economic innovation depends upon state liability to catalyze wide-ranging data sharing from both private and public sector। देखो प्राइवेट सेक्टर के पास डाटा है, पब्लिक सेक्टर कोई रिक्वायरमेंट है, प्लस इसके पास लॉ है, तो जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं आएगा तब तक इनोवेशन नहीं होगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनोवेशन का चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगेन डेटा शेयर, इसमें यही प्रॉब्लम होगा अक्रॉस वेरियस सेक्टर कि ये ऐसा कुछ इसमें खास क्लॉज नहीं है जो इसको स्पेसिफाई करे। ईयू का इसमें एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, यू गिव इट अ रीड, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्रिएटिंग द राइट कंडीशन फॉर वॉलंटरी डेटा शेयरिंग इज नेसेसरी, ओके, कंडीशंस वॉलंटरी डेटा शेयरिंग के लिए नेसेसरी होना चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगा फॉर डेमोक्रेटाइजिंग डेटा इनोवेशन, ठीक है। शेयर क्रिएटिंग द राइट कंडीशन फॉर वॉलंटरी डेटा शेयरिंग के लिए सही इकोसिस्टम तैयार करना नेसेसरी तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं होगा डेटा इनोवेशन के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटाइज करने के लिए डेटा इनोवेशन को, ठीक है। इसमें यही सब दिया हुआ है। कंपटीशन लॉ regulation has proven to be inadequate in platform economy where first movers entrench themselves owing to their intelligence advantage। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में बोला है कि जो आपका कंपटीशन लॉ है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज को क्या सपोर्टिंग करता है एक तरह से, इसीलिए उसके चलते डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा इनोवेशन होना पॉसिबल नहीं है। In this regard, the data stewardship model for high value data set proposed by MITI committee for this is instructive। जो मीटी का कमिटी जो ये दिया डेटा स्टीवार्डशिप मॉडल वो इंस्ट्रक्टिव है। इन द मॉडल गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वेस्ट नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ हाई वैल्यू डेटा सेट ओन इन नॉन पर्सनल डेटा इन पर्टिकुलर सेक्टर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्पेसिफिक पब्लिक इंटरेस्ट फॉर विच सच डेटा इज नीडेड इज बीइंग साउट, ठीक है। किस कारण से हो रहा है, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है तो इसको एनपीडीए को नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी एक उस डेटा का जो है क्या करते हैं हाई वैल्यू सेट बना के इन्हें दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट पे। बस यही पब्लिक इंटरेस्ट पता होना चाहिए और प्रॉपर्ली साइटेड होना चाहिए क्या हो रहा है क्या है, ठीक है। वन सच रिक्वेस्ट अप्रूव बाय एनपीडीए द डेटा, एक बार जब ऐसा हो जाए तो डेटा ट्रस्टी हैज़ द राइट टू रिक्वेस्ट डेटा शेयरिंग फ्रॉम ऑल मेजर कस्टोडियन ऑफ डेटा सेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू हाई वैल्यू डेटा सेट कैटेगरी इन क्वेश्चन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर ऐसा हो जाता है तो एनपीडीए मान लो परमिशन दे दिया, ठीक है। एनपीडीए के परमिशन देने से क्या होगा, अब जो तुम्हारा ट्रस्टीशिप इसका होगा डेटा ट्रस्टी डीटी लिख देते हैं इसको, ठीक है। डेटा ट्रस्टी क्या करेगा, सबसे डेटा का डिमांड करेगा पब्लिक बॉडी से भी और प्राइवेट बॉडी से भी, ओके।
इन दोनों से डिमांड करके डेटा इसको मिल जाएगा, जिस कारण से इसको डेटा चाहिए। प्राइवेट सेक्टर कस्टोडियंस हैव मैंडेटरी ड्यूटी टू कंप्लाई विद सच रेगुलेशन। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेगुलेशन से प्राइवेट सेक्टर मैंडेटरीली कंप्लाई इसको करना पड़ेगा। दे कैन ओनली क्लेम ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन इन फॉर डेटा। सिर्फ वो ट्रेड सीक्रेट का ही क्लेम कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं। इन केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ डेटा of a data trust is request by data custodian, the NPDA has final say in terms of resolving dispute। अब इसका समझ रहे हो मतलब कहना क्या चाह रहा है? देखो NPDA है, ठीक है, ये अलाउ किया, अलाउ क्या किया, देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर क्रिएटिंग ऑफ हाई वैल्यू डेटा, क्रिएटिंग हाई वैल्यू डाटा। एग्जाम्पल ले लो, लिया ये एजुकेशन में, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा, डेटा ट्रस्टी ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, किसको किसको रिक्वेस्ट करेगा, पब्लिक बॉडी को और प्राइवेट, जिसके पास भी डेटा है, जो भी डेटा का ऑनर उसको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, इसको दे देना है, ठीक है। प्राइवेट इसको देगा, पब्लिक भी इसको देगा। लेकिन प्राइवेट किस केस में नहीं देगा, किस केस में नहीं देगा, जब इसको प्रोटेक्शन ये सीख कर रहा होगा, किस चीज़ के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट सीख कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट का डेफिनेशन पे ही डिस्प्यूट हो जाएगा, डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट अराइज होगा तो कौन उसको सुलझाएगा, NPDA, ठीक है। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है डिस्प्यूट का सॉल्व करने का, NPDA होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। While the detailed checks and balances of such mandatory data sharing agreements are yet to be evolved, अभी भी checks and balances जैसा data sharing mechanism जो नीचे बात की है हम लोगों ने, वो अभी भी evolve होना बाकी है। The radical idea of high value data sets are social knowledge common, ठीक है। social knowledge common बोला मतलब सबके लिए common होना चाहिए high data value set, high value data set over which private data collectors have no de facto claim। मतलब कि इसके ऊपर जो है social, ये क्या बोलते हैं, ये हाई मैंडेट डेटा शेयरिंग, कहाँ गया यार, ये हाई वैल्यू डेटा सेट जो होता है उस पर जो है ये सब प्राइवेट सेक्टर क्या बोलता है कि हमारा डी फैक्टो क्लेम है कि बस हमारा ही है, हम इसके मालिक है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। सोशल नॉलेज कॉमन्स जो है उस ये जो हाई वैल्यू डेटा सेट्स होगा वो सोशल नॉलेज का कॉमन होना चाहिए, सबके लिए वो होना चाहिए, ठीक है ना। सोशल नॉलेज कॉमन होता है, जैसे ग्लोबल कॉमन होता है जो सब यूटिलाइज करे, उससे सोशल नॉलेज कॉमन क्या होगा, जो हर कोई यूटिलाइज कर सके, ना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो मानता है कि वो जो है इसका डिफैक्टो मालिक है, ठीक है। और यही बैलेंसिंग जो है पब्लिक यूज़ और प्राइवेट इनोवेशन में यही रिक्वायरमेंट है, यही ये एम होना चाहिए, वन ऑफ द एम ऑफ दिस पॉलिसी, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी, डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, द ड्राफ्ट वर्जन। और व्हाट वी नीड टू डू, वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट वी नीड इज अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा वेयर बाई द सोशल कॉमन्स ऑफ डेटा आर गवर्नड एज एन इनअप्रोप्रिएबल कॉमन्स दैट बिलोंग टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड इन्होंने क्या दिया है, वे फॉरवर्ड इन्होंने दिया है सिटीजन कॉमन होगा, क्या होगा, सिटीजन कॉमन होगा हाई वैल्यू डेटा सेट, राइट। सेकेंड बात इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट इज कस्टोडियन और ट्रस्टी विद दिस फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट डेटा यूज फॉर पब्लिक गुड। कस्टोडियन कौन होगा, कस्टोडियन होगा गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका काम और भी क्या होगा, डेटा यूज़ प्लस R&D को बढ़ावा देना, फाइन। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा वैल्यू इज इंश्योर्ड थ्रू अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डेटा गवर्नेंस। और तीसरा क्या बोला है, अकाउंटेबिलिटी को कैसे ये क्या उसको बोलते हैं, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा सेट वाया मैकेनिज्म ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन सेट करके हमें एक जो ये डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहिए डेटा का, ताकि फ्री एंड फेयर यूज़ हो सके और उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ओवरऑल यूटिलिटी में मदद कर सके इंसान को, ठीक है। द ड्राफ्ट पॉलिसी नीड्स टू रिविजिट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा अपॉर्चुनिटी बिफोर इट्स टू लेट। और इसलिए ऑथर ने क्या कहा, दोनों ऑथर्स ने क्या कहा है कि ड्राफ्ट पॉलिसी को इस एंगल से भी देखना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक आर्टिकल है, ठीक ही है, मतलब कि देखो ये क्यों आर्टिकल है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल, द ओनली बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल इज़ कि ये जो ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी है इस पर गवर्नमेंट ने पब्लिक की राय मांगी है, ठीक है। तो ये सब वो उसी पार्ट का हिस्सा है, सब ने अपनी अपनी राय दी है इसमें कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद विद दिस वी हैव completed today's newspaper analysis, so we end it here, हम लोग यहीं से ख़त्म कर रहे हैं, ओके।
सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।